हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। आज हम क्लास 9th का हिस्ट्री में से नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द डिफीट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कि 1914 से 1918 तक हुआ था, जर्मनी हार जाता है, तो जो वहाँ की पार्लियामेंट्री पार्टीज होती हैं वो वीमर जो एक सिटी है जर्मनी की वहाँ पर मिलती हैं और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फेडरल स्ट्रक्चर के साथ होता है उसको एस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं। इसी को कहा जाता है वीमर रिपब्लिक, जो आप चैप्टर में बार बार पढ़ते हैं। और ये वीमर रिपब्लिक ही बाद में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को साइन करता है। और इसको साइन कौन कराते हैं? जो जीते हुए देश होते हैं, एलाइड पावर जो होते हैं, इंग्लैंड, यूएसए, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के कुछ टर्म्स हैं कि इन्हें काफ़ी सारा पैसा देना होता है जीते हुए देशों को, ठीक है। और इनकी काफ़ी जो ज़मीन है वो ले ली जाती हैं, जो ओवरसीज टेरिटरी हैं वो इनसे छीन ली जाती हैं जर्मनी से, जो इन्होंने जीती होती हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हुज टर्म्स वर वेरी हार्श, बहुत ही ज़्यादा इन पर बोझ लादा जाता है और ये ह्यूमिलिएटिंग भी होता है, बहुत ज़्यादा अपमानजनक होता है जर्मनी के लोगों के लिए। अब वहाँ का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होता है, बर्लिन का जो कैपिटल सिटी है, वो चार्ज्ड विद डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस के लिए चार्ज होता है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जर्मनी की है, नेवर वर्क टुगेदर। जर्मनी कुड नॉट मैनेज, और जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस होती है इसको वो मैनेज नहीं कर पाते हैं और फिर हाइपर इन्फ्लेशन होता है 1923 में। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब आप ऐसे समझिए कि जो गुड्स होते हैं, जो सामान होता है, ठीक है, उनके जो रेट्स हैं या उनके जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है। व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड्स ऑफ डेली यूज के भी, जैसे ब्रेड है, ये सारी चीज़ें हैं, वो बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। द ईयर्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, और फिर इसके बाद शुरू होता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, जॉबलेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, खाने के लिए कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। फर्दर डैमेज द जर्मन इकोनॉमी को ये ग्रेट डिप्रेशन जो चलता है 1929 से 1932 तक, ठीक है, पूरी तरीके से जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है जर्मन की इकोनॉमी को। व्हेन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, और जो प्रोडक्शन होता है वो भी बिल्कुल घट जाता है और एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी घट जाता है ड्रास्टिकली। नेक्स्ट, दिस मल्टीप्लाई क्राइसिस इन जर्मनी, और ये जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है ये पहले से ही बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है, ठीक है, इसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसी से हिटलर के राइज का, या हिटलर राइज टू पावर, पावर तक पहुंचने का उसका रास्ता साफ होता है। हिटलर प्रॉमिस्ड, अब हिटलर क्या प्रॉमिस करता है इलेक्शन से पहले? कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा जैसे जर्मनी था, मतलब उसको ग्रेट बना देगा दोबारा से, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में जो जर्मनी के लोगों के साथ अन्याय हुआ है उसका बदला लेगा, उसे सही करेगा। रीस्टोर द डिग्निटी, और जर्मन लोगों का जो अपमान हुआ है, ठीक है, उनकी डिग्निटी को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसको दोबारा से, जो विश्व में जर्मनी का जो महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है, सब लोग बहुत सम्मानजनक रूप से उन्हें देखते थे, वो दोबारा से इन सारी चीज़ों को करेगा। दैट मीन उनकी डिग्निटी को रिस्टोर करेगा। ये वादे वो करता है स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के, वर्सलीज की ट्रीटी का बदला लेने के, ठीक है, और डिग्निटी जो है जर्मनी की या जर्मन पीपल की, और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए, ठीक है। तो यही लोगों को चाहिए था और वो काफ़ी सालों से इसी चीज़ को लेकर उनका गुस्सा था और वो झेल रहे थे। तो हिटलर ने काफ़ी लोगों को जो है वहाँ पर इफेक्ट किया। आफ्टर एक्वायरिंग, अब हिटलर फिर वहाँ के चांसलर बन जाते हैं, ठीक है, और फायर डिक्री, एक ऑर्डर वो करते हैं 28 फरवरी 1933 को। जर्मन जो पार्लियामेंट होती है उसमें आग लग जाती है और ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। विच इंडेफिनेटली सस्पेंड सिविक राइट्स को सस्पेंड कर देता है ये अपने इस फायर डिग्री से, मतलब ऑर्डर से, ठीक है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाती है, प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस या असेंबली, ये सब खत्म कर दिए जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद 3 मार्च को 1933 में ही एनेबलिंग एक्ट आता है और ये पूरी तरीके से हिटलर को वहाँ पर जो है एक तरीके से स्थापित कर देता है और ये पार्लियामेंट से भी ऊपर हो जाता है। विच गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन, के वो पार्लियामेंट को भी साइडलाइन कर सकता है, ठीक है, उसके ऑर्डर ही सुपीरियर है। सबसे बड़ी अथॉरिटी अगर कोई है तो खुद हिटलर है। हिटलर देन स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग, और अपना जो ये प्योर रेशियल कम्युनिटी का इसका आइडिया होता है, नाजिज्म का जो आइडिया होता है नॉर्डिक जर्मन्स को लेकर के, यही प्योर हैं, यही सुपीरियर हैं और बाकी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अनडिजायरेबल हैं।
तो ज्यूस से खास तौर से ये एक तरीके की एक हायरार्की क्रिएट करता है। सबसे ऊपर उसमें रखता है नॉर्डिक जर्मन्स को, जिनको बिल्कुल प्योर माना जाता है, और सबसे नीचे रखता है ज्यूस जो लोग हैं, ठीक है, और जिप्सीज, ब्लैक, इनको। और इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है? अनडिजायरेबल एंड वाइडली प्रोसिक्यूटेड, और इनको सजा दी जाती है, मारा जाता है अलग अलग तरीके से। हिटलर्स हेट्रेड फॉर ज्यूस मेड देम द वर्स्ट सफरर्स, और नाजी जर्मनी के सबसे ज़्यादा अगर दुख तकलीफ़ें किसी ने झेली हैं तो वहाँ की जो ज्यूस जनता थी, ठीक है, उन्होंने झेली है। नेक्स्ट पॉइंट में, द यूथ वर इंडोक्ट्रिनेटेड विद द नाजी आइडियोलॉजीज। जंग वोक वहाँ की एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन होती है हिटलर द्वारा, जिसमें 10 से लेकर 14 साल 10 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको इसमें ट्रेंड किया जाता है, नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती है, ठीक है, आर्मी के लिए एक तरीके से उन्हें प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और जब वो बड़े हो जाते हैं, 17-18 साल के होते हैं, फिर उनको आर्मी में भेज दिया जाता है, और फिर वहाँ आर्मी ज्वाइन करके वो फाइट कैसे युद्ध लड़ा जाता है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, और फिर उनको युद्ध में भेजा जाता है। वोमेंस का क्या रोल था नाजी की सोसाइटी में या जर्मन सोसाइटी में हिटलर के ज़माने में? उनका रोल यही था कि अच्छी वाइफ बने, वो बीइंग गुड वाइफ एंड प्रोडक्टिव मदर बने। हु रियर्ड प्योर ब्लडेड, के प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को बस उन्हें जन्म देना है, पालना है, और उन्हें बस ये बताना है कि ज्यूस बहुत बुरे होते हैं और वो हमारे दुश्मन हैं, और आप प्योर हैं, सुपीरियर हैं, फिटेस्ट हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और वोमेंस जिनके ज़्यादा बच्चे होते थे उन्हें अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों मिलता था, फैसिलिटी हॉस्पिटल्स में दी जाती थी, ऐसा भी चीज़ें थी। और कोई अगर ज्यूस या इन लोगों से, पोल्स मतलब पोलैंड के जो लोग थे, इनसे अगर संबंध रखते थे, कॉन्टैक्ट रखते थे, तो उनको पनिश किया जाता था बहुत ही बुरी तरीके से। व्हेन जर्मनी लॉस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब 1945 में जब जर्मनी दूसरा वर्ल्ड वॉर भी हार जाती है, हिटलर कमिटेड सुसाइड, तो हिटलर सुसाइड कर लेता है। इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर, और वॉर के बाद पता चलता है कि उसने कितनी भयानक जो है तरीके से ज्यूस और बाकी लोगों को वहाँ को मारा, उन्हें दुख दिए, ठीक है। और द एट्रोसिटीज एंड सफरिंग्स द ज्यूज हैड एंड्योर्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशंस आर कॉल्ड द हॉलोकास्ट। और जो नाजीज लोगों ने, जो ज्यूस खासतौर से जो हिटलर की आर्मी ने जो ज्यूस लोगों पर अत्याचार किए थे और उनको इतने बड़े लेवल पर गैस चैम्बर्स में भर भर के मारा था, ठीक है, इसको एक नाम दिया गया हॉलोकास्ट। द वर्ल्ड केम टू नो अबाउट, और बाद में जो डायरियाँ थी, नोटबुक थी, आर्काइव्स जो लोगों ने दिए वहाँ के ने, उनसे पता लगा कि कितने जुल्म और अत्याचार किए गए थे इस दौरान, ठीक है। अब माइंड मैप डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब इसका माइंड मैप डिस्कस कर लेते हैं। अभी समरी हमने देखी है और रिवाइज भी करेंगे इसके थ्रू ही हम, नाजीज़ एंड द राइज ऑफ हिटलर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड जर्मनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पहले यहाँ बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ वॉर। जर्मनी ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और इनिशियली उसे थोड़ी बहुत सक्सेस मिली, लेकिन बाद में वो हार गया। नेशनल असेंबली जो थी वीमर में, ठीक है, वहाँ पर वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिस्ट के साथ रखती है, और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज होती है। फिर उसके बाद जर्मन है डेवेस्टेटेड डिफीट, और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज उनको करनी पड़ती है। और नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ द वार वॉज सिवियर ऑन द होल यूरोप। तो यूरोप पर ही बुरी तरीके से था, और जर्मनी और ये सब तो बहुत ही बुरे हालत में थे। उसके बाद पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है? वीमर रिपब्लिक एंड इट्स सपोर्टर्स वर क्रिटिसाइज, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया लोगों के द्वारा, जर्मन लोगों के द्वारा, जो उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की थी, इसको सब लोगों ने बुरा माना, जर्मनी के जितने भी लोग थे। देयर वॉज अपराइजिंग बाय द स्पार्टासिस्ट लीग हु लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी, जिन्होंने बाद में, ठीक है, तो जो स्पार्टासिस्ट लीग थी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हुआ इसके लिए, जो खिलाफत हुई इस सारी चीज़ों की, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की, और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी भी फाउंड की गई जर्मनी की, ठीक है, स्पार्टासिस्ट लीग के ही सौजन्य से। इकोनॉमिक क्राइसिस टू इमर्ज ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ वॉर, और फिर बाद में ये कुछ सालों तक तो इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में जो इन्हें वॉर गिल्ट या पैसे देने थे, कंपनसेशन देनी थी, वो दी, लेकिन उसके बाद जब पैसे खत्म हो गए तो नॉन पेमेंट हो गई, उन्होंने फिर इनकी ज़मीनों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। जैसे फ्रांस ने रूर, इनकी जगह थी जो बहुत रिच थी मिनरल्स में, कोल वगैरह में, उस पर कब्जा कर लिया। द लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था जो जर्मनी का। द सिचुएशन, फिर हाइपर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है यहाँ पर, ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट होता है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है। देन उसमें बाद में आके यूएस से फिर कहीं ना कहीं इनको हेल्प करता है विद द क्रैश। लेकिन 1929 में, क्योंकि पूरे यूरोप और अमेरिका तक ये सारी चीज़ें फैलती हैं, ग्रेट डिप्रेशन जो रहती है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, यूएस से जो है
उस पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव होता है, तो वो भी अपनी सपोर्ट यहाँ से विड्रॉ कर लेता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है 40% रिड्यूस हो जाता है और बिगिन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में ये चेंज हो जाती हैं चीज़ें। फिर आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से हिटलर की आइडियोलॉजी, लेकिन पहले देखते हैं हिटलर पावर में कैसे आता है। तो जर्मन लोग कहीं ना कहीं फेस क्राइसिस इन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी। जर्मनी डिफीट इन द, तो तीनों ही जो इकोनॉमी की तरफ देख लीजिए, पॉलिटी या सोसाइटी, क्राइसिस चल रही थी बुरी तरीके से। जर्मनी डिफीट इन द वर्ल्ड वॉर, और वर्ल्ड वॉर में हार गई थी। फिर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ये सारी चीज़ें, मतलब लोगों को चाहिए था कोई एक ऐसा नेता जो इन सारी चीज़ों का बदला ले सके, और हिटलर एक ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे उभरा। सबसे पहले उन्हें जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की और बाद में इसी का वो जो है सर्वे सर्वा बन गया, चीफ बन गया। द पार्टी वॉज रिनेम्ड एज, फिर उसको नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया इसने, और बाद में फिर नाजी पार्टी भी यही बन गई थी। फिर हमने देखा फायर डिग्री और ये सारी चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। तो हिटलर पॉपुलर कैसे हुआ, उसने कुछ प्रॉमिस किए कि स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे, वर्सलीज में जो इनजस्टिस हुआ, अन्याय हुआ है उसका बदला लेंगे, और यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। हिटलर अचीव द पोजीशन, चांसलर बन गया वो 1933 में। फायर डिग्री आती है, फिर उसके बाद अनेबलिंग एक्ट, ये भी हमने देखे। रिकन्स्ट्रक्शन, जामर सैशे एक इकोनॉमिस्ट थे, उनको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इकोनॉमी जो है उसको, उसकी रिकवरी के लिए आप अपना पूरा प्लान बनाइए, ठीक है, फुल प्रोडक्शन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, ऐसा उसने कहा अपने इकोनॉमिस्ट से। हिटलर की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? हिटलर लीग ऑफ नेशन से ये हट गया था 1933 में बनते ही। लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशन से पहले पूरे काफ़ी सारे देशों की एक लीग थी, ठीक है, उसके बाद यूएन बनी, फिर जब ये काम नहीं कर पाई ढंग से। इंटीग्रेटेड नेबर जो कंट्रियाँ थी, ठीक है, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर का नारा दिया गया, ठीक है, और एक्सपेंशन इन्होंने अपना शुरू कर दिया। बिलीव्ड इन रिसोर्सेज एक्यूमुलेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज तभी मिल सकते हैं जब ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इन्होंने ओवर सीज जो अपनी टेरिटरी थी उन पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। पोलैंड पे हमला कर दिया इन्होंने 1939 पे, और यहीं से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। फ्रांस और इंग्लैंड और ये सारी चीज़ें फिर इसमें आ जाते हैं। जापान जर्मनी की साइड लेता है, और फिर यूएस से भी एंटर होता है वॉर में, क्योंकि पर्ल हार्बर पर वो हमला कर देता है। फिर ख़त्म कब होता है? हिटलर हारता है और यूएस जो है एटम बम गिरा देता है जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पे। 1945 में फिर ये ख़त्म होता है। तो हिटलर की आइडियोलॉजी के बारे में देखते हैं। नाजी वर्ल्ड व्यू जो है, तो हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, इन सारी चीज़ों को वो काफ़ी ज़्यादा इन स्कॉलर्स की बात मानता था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सारी चीज़ें। उसकी एक आर्यन थ्योरी थी, ठीक है, कि प्योर ब्लड हैं, ब्लॉन्ड, ब्लू आइड है, नॉर्मेडिक जर्मन्स जो हैं आर्यंस, ठीक है, वो टॉप पर हैं, सुपीरियर हैं। बिलीव द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस भी हैं यही, प्योरेस्ट भी यही हैं, और इन्हें सर्वाइव करने का है, और वीक जो हैं उनको पेरिश कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। रूल थ्रू एक्सपेंशन, एक्सपेंड करते रहिए, कहीं ना कहीं विस्तार करते रहिए, ठीक है, नई नई जगहों को अपने कब्जे में लेते रहिए, नए देशों को, और वहाँ फिर अपने जो नॉर्मेडिक जर्मन या आर्यंस हैं उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाइए, और जो ज्यूस और बाकी लोग हैं जो वीक हैं उनको ख़त्म कर दीजिए। एनहेंस मटेरियल रिसोर्सेज एंड फ्लावर ऑफ जर्मन नेशन। रेशियल स्टेट उसने पूरी तरीके से क्रिएट कर दिया। 1933 से लेकर 38 तक ज्यूस जो थे वो टेरराइज किए गए, उन्हें बहुत सारे अत्याचार किए गए, और उन्हें वहाँ से अपनी देश को छोड़ के जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में लाया गया, वहाँ गैस चैम्बर्स थे, उनमें मारा गया, ये सब उसने किया। रेशियल यूटोपिया भी हुआ जी वहाँ पर, मास किलिंग जो थी। पोलैंड वॉज ऑक्यूपाइड किया गया, और वहाँ के लोगों के साथ भी सेम तरीके से ट्रीट किया गया, बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए। यूथ इन नाजी जर्मनी क्या था? हिटलर बिलीव्ड, अभी हमने जंग वॉक देखा था, यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी। बच्चों को भी उसने अपनी नाजी आइडियोलॉजी सिखाई, और ये सारी चीज़ें, ऐसी बुक्स लिखी गई, पढ़ाई गई। स्पोर्ट्स, जिसमें उनको सुपीरियर दिखाया जाता, और कहीं ना कहीं ज्यूस को कम बताया जाता, वीक, उनके एनिमी के तौर पे बताया जाता, और वायलेंस, एग्रेशन, ये सब सिखाया जा रहा था। फाउंडेशन ऑफ यूथ ऑफ द नाजीज़। नाजी कल्ट, मदरहुड वोमेंस की क्या थी कि वो गुड वाइफ्स हों, मतलब गुड मदर्स हों, और बच्चों को जो है अच्छे से पालें, और एनकरेज टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, और ये भी एनकरेज किया जाता था। अवार्ड, रिवॉर्ड, गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके के अवार्ड थे वहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बच्चे करते हैं महिलाओं के लिए उन्हें फैसिलिटी दी जाती थी। आर्ट का भी यूज़ किया उन्होंने, मूवी, फिल्म्स, पिक्चर, रेडियो, पोस्टर,
प्रोपोगेंडा जो था अपना, ये एक आइडियोलॉजी सबको दिमाग में बैठाने की कि नाजी जो हैं, ठीक है, नोमैडिक जर्मन जो हैं, आर्यंस जो हैं, वो प्योर हैं, सुपीरियर हैं, और जूस हमारे दुश्मन हैं और वो बिल्कुल वीक हैं और बिल्कुल नीचे आते हैं हायरार्की में। ऑर्डिनरी पीपल ने किस तरीके से ये जो क्राइम था इसको देखा, जो ह्यूमैनिटी के, तो पहले तो उन्हें हिटलर की बातों पर पीपल्स ऑफ वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज से और स्पोक देयर लैंग्वेज, फेल्ट हेट्रेड एंगर टुवर्ड जूस को वो नफरत करने लगे थे जब हर वक्त उन्हें ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, और बिलीव द नाजीज वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, और ये बिलीव किया कि हिटलर जो है सही में सबको जॉब देगा, दोबारा से स्ट्रॉन्ग नेशन बना देगा, ये सारी चीज़ें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बाद में इसके मरने के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म होने के बाद पता लगता है कि इसने कितनी सारे ज्यूस पर और बाकी ब्लैक जिप्सी इन पर कितनी एट्रोसिटीज़, कितने अत्याचार किए और उन्हें कितनी सफरिंग, ठीक है, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी थी। हॉलोकास्ट इसी पूरी चीज़ को कहा गया था। तो ये पूरा पूरा माइंड मैप था, ठीक है। आई होप कि आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा आपकी स्टडी में। थैंक यू सो मच।